नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाज़िर है। अ, इस वक़्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उस पे चंद सवालात खुद हुकूमत, हुकूमती इत्तेहादी और अपोज़िशन सभी उठा रहे हैं। और वो जो है वो ये है कि इस वक़्त मुल्क में निज़ाम कौन-सा चल रहा है? क्या वाक़ई इस वक़्त मुल्क में जमहूरी निज़ाम है या हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है? क्या इस वक़्त हाइब्रिड निज़ाम की ज़रूरत है इस मुल्क को या जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरी निज़ाम के समरात अवाम तक क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इस वक़्त भी अवाम के हालात बहुत ख़राब हैं। इदारे जमहूरी निज़ाम है तो उसमें अपोज़िशन भी मज़बूत होती है, लेकिन अपोज़िशन का बहुत बड़ा गिला है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है और सियासी अदम इस्तेहकाम सामने नज़र आ रहा है। और इसके साथ-साथ इदारे मज़बूत होते हैं, लेकिन इदारों के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। तो अब कहना ये है कि आया हुकूमत जो इस वक़्त इत्तेहादी हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी कैसी है? क्या वो जिन चैलेंजेज़ उसको हैं, उन चैलेंजेज़ की मौजूदगी में उसकी कारकर्दगी तसल्लीबख्श है या उसे अभी बहुत कुछ करना है या वो कुछ नहीं कर रही? इस पे भी बात करेंगे और हम सूबाई हुकूमत की तरफ भी आएँगे कि इस वक़्त जो मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है? और इस चीज़ों को हम लेते हुए चलेंगे कि अदालती निज़ाम पर हम इस वक़्त जो अवाम का एतमाद है, वो कितना है और क्यों नहीं है? और अगर आज हमारी कारकर्दगी ख़राब है या निज़ाम का फ़ेलियर हो रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? और एक चीज़ भी बीच में रखना चाहूँगा, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने 78 साल पाकिस्तान हुआ, पहली दफ़ा 14 अगस्त, 23 मार्च कोई भी दिन ऐसा जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को निकाल दिया गया इश्तिहार से और वो भी सरकारी इश्तिहार, वो भी सबसे बड़ा मरकज़ के इश्तिहार से। तो ये दानिस्ता गलती है और अगर गलती है, तो फिर इसका अज़ाला क्या हुआ? और अगर ये दानिस्ता है, तो फिर इसके मकासद क्या हैं? इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो बहुत अहम गेस्ट हैं, आइए उनका बताते हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जॉइन किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और रुकन कौमी असम्बली हैं। शर्मिला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं डेमोक्रेटिक अलायंस के, जीडीए के। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जॉइन किया। मैं आ जाता हूँ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब की तरफ। मेमन साहब, आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात हैं, अपोज़िशन में हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, गिला है आपको कि एक तरफ, लेकिन इस वक़्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस वक़्त आपकी नज़र में मुल्क में क्या जमहूरियत है? क्या आइन की पासदारी हो रही है? क्या रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है? क्या मेरिट है? क्या अवाम को रिलीफ मिल रहा है? इंसाफ की फरामानी है? जमहूरियत है? या ये निज़ाम जिसे खुद हुकूमत कहती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है? आपके लिहाज से कैसे हालात हैं इस वक़्त मुल्क के सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं, सफदर साहब क्या कहते हैं, ये तो हम लोगों का एक पर्सपेक्टिव होगा ना। हम ये देख लेते हैं कि दुनिया के ऐसे इदारे वो क्या कहते हैं और वो डेफिनेशन क्या करते हैं, क्योंकि आपको अगर फ़र्ज़ करें अगर आप किसी को कुछ कहेंगे तो सबसे पहले आपको एक डिफ़ाइन करना होगा कि इससे मुराद क्या है। तो जब हम डेफिनेशन करते हैं डेमोक्रेसी की, तो एक पूरा आपके पास क्या कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रम आता है, जिसमें एक साइड पे आ जाता है अथॉरिटेरियन रिजीम और एक साइड पे आ जाता है कंप्लीट डेमोक्रेसी। इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डिवाइड करती है नंबरों के हिसाब से कि 1 से 4 तक अगर आपको नंबर मिलेंगे तो आप अथॉरिटेरियन रिजीम है, जितने कम नंबर मिलेंगे उतनी ज़्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम है।
4 से 6 के दरमियान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, 4 और 6 के दरमियान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, 6 और 8 के दरमियान में फ्लॉड डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी है पर फ्लॉड है, उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें कम है पर है डेमोक्रेसी। और 8 और 10 के दरमियान में ट्रू डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान कभी 6 से ऊपर नहीं गया, 4 और 6, मेनली 4 और 5 के दरमियान में रहा है, मेनली 4। जब से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई है तब से पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम रहा है कि जिसका मतलब ये है कि जिसमें आपकी और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी चलती रही हैं, शाना बशाना, कभी आगे कभी पीछे ये चलती रही हैं। और इसके लिहाज से आपको पॉइंट्स मिलते थे, कभी 4.2 मिलते थे, कभी 4.9 मिलते थे। जब पीछे हो जाती थी 4.9 आ जाता था, 4.7 हो जाता था। जब आपके करीब आ जाती थी उस लिहाज से आपके पॉइंट कम होता जाते हैं। फिर जब 3 जो मेन आपके डिक्टेटर्स का टाइम आया उसमें आपको 4 से कम, और मुशर्रफ के ज़माने में 3.9 या 3.8, क्योंकि मुशर्रफ ने ज़रा आगे कर दिया था क्यू को, पाकिस्तान PML क्यू को आगे कर दिया था, ज़रा पीछे हो गया था तो 3.9 था, पर थी वो एक किस्म के अथॉरिटेरियन रिजीम। आज जब ये PDM पहली बार आई थी 2022 में आई थी, तो 2022 के आखिर में पाकिस्तान ने स्कोर किया था 4.2 से ड्रॉप करके 3.25 पे चला गया था। आज पाकिस्तान 2.8 या 2.7 इस पर है। दैट मींस इस वक्त पाकिस्तान में फुल अथॉरिटेरियन रिजीम है, डेमोक्रेसी हाइब्रिड है ही नहीं। ये जब कहते हैं ना कि आज हाइब्रिड है, ये बेसिकली अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं कि भाई हम आज भी हाइब्रिड है। एक्चुअली फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी नहीं है। उसकी दूसरी वजह ये है कि अगर आप 26वीं तरामीम को देख लें, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है, 26वीं तरामीम ने उसको टोटल नेगेट कर दिया। उसकी वजह यह है कि आपने जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया। अब एग्जेक्टिव के चूंकि नंबर्स ज्यादा हैं हुकूमत के, और एग्जेक्टिव के नंबर्स ज्यादा हैं उस काउंसिल में या उस कमेटी में, अब वो जिसको मर्जी, जिस जज को मर्जी चाहे चुन ले। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये मेरा बंदा है, हुकूमत उसको चुन लेगी, हुकूमत वाले कहते हैं ये हमारा बंदा है, वो उसको चुन लेगी, और इस तरीके से हो रहा है। तो अब जजेस जो है ना एट विल आ रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो स्टेट के 3 पिलर्स थे उनमें से एक का आपने खत्म कर दिया। अब आ जाती है दूसरा पिलर जिसको हम कहते हैं कि सबसे सुप्रीम है, दैट इज आपके पार्लियामेंट। आपके पार्लियामेंट में दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके पार्लियामेंट से लोग उठाए जाते हैं, आपके पार्लियामेंट के अंदर लोगों को पकड़ा जाता है। आपके पार्लियामेंट जब कहती है, जब चेयरमैन सेनेट कहता है कि इस आदमी को आप इसके प्रोडक्शन ऑर्डर दो, वो उसकी तकमील नहीं होती। जब आपके पार्लियामेंट की चीजें हो जाए तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उनकी वक्त सिर्फ कहने की हद तक रह गई है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हमने देखा है कि जब ये बिल आते हैं, जब ये आते हैं कि ज्यादातर ये हो जाता है कि उनको भी नहीं पता होता कि इसमें क्या है। जजमेंट जो आती है, मतलब आप देखें ना, ऐसा है डॉक्टर साहब कि जब आप कुछ जजमेंट लिखेंगे ना तो आप उसका एक लफ्ज देखेंगे तो आपको पता होगा मैंने आगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब लफ्ज ब लफ्ज पढ़ रहे हैं और उसमें गलती हो रही है, इसका मतलब है आपको लिखा हुआ दिया गया है, आपने लिखा नहीं है। तो जब मैं इन सारी चीजों को देखता हूं तो मेरी नजर में आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। आज पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन रिजीम है। उसको आप फ्लॉड अथॉरिटेरियन रिजीम कह दे या हाइब्रिड अथॉरिटेरियन रिजीम दे दे, या बल्कि ज्यादा अथॉरिटेरियन है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फोरफ्रंट पे है ही नहीं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नो, वी आर नॉट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट एज ऑफ नाउ। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो मेरे मेहमान होते हैं, सवाल करने के बाद उनको बोलने की इजाज़त है, वो बोलें ताकि लोग सुने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। और मैं जो क्रॉस क्वेश्चन मेरे पास होते हैं, बनते हैं, आप लोग जब बात कर रहे होते हैं, अब जैसे एक सवाल मेरे जहन में था अभी मेमन साहब के कि चलें आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के रिजीम का तो जिक्र किया कैटेगरी नंबर के हिसाब से, लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत थी तो वो किस कैटेगरी में आती है, मैं पूछूंगा ज़रूर उसमें, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पे इसी तरह मैं अपने मेहमानों को पूरा मौका दूंगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाएं, मैं उसमें क्रॉस नहीं करूंगा।
आप समझती हैं कि इस वक़्त मुल्क में जमहूरियत है और जिस तरह मेमन साहब ने जमहूरियत को क्लासिफ़ाई किया है, उस क्लासिफ़ाई में तो उन्होंने अथॉरिटियल जमहूरियत की तरफ हमें ले गए हैं, जो तकरीबन डिक्टेटरशिप है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? दूसरी तरफ अगर आप समझती हैं कि जमहूरियत है, तो अवाम को आप समझ रही हैं कि रिलीफ़ मिल रहा है, उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उनकी बेरोज़गारी का मसला, उनकी महँगाई का मसला, उनकी तालीम, सेहत, उन सब पर तवज्जो दी जा रही है और हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस आपको कैसी लगती है? या आप भी समझती हैं कि इस वक़्त मुल्क में जमहूरियत नहीं है, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जिसे हाइब्रिड कह लें या मज़ीद हाइब्रिड प्लस कह लें, आप कैसे देखती हैं? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए जी, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी और जिस तरह आपने इसकी निशानदही भी कराई कि उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली इमरान खान साहब का जो एक डिक्टेटोरियल दौर था और वो तो बिल्कुल ही हाइब्रिड था ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और एम्पायर की उंगली उठने के बाद वो सिस्टम इन प्लेस आया, हैंड पिक्ड लोग थे, मुख्तलिफ जमातों से तोड़ तोड़ के लाए गए और एक पिक एंड चूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो शायद ख्वाहिश तो ये थी कि शायद चलता कई सालों तक, लेकिन वो चल नहीं पाया, जिसमें इनकी अपनी कोताहियाँ, बेवकूफ़ियाँ सरे फहरिस्त थीं। लेकिन बात यह है कि देखिए, मैं समझती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और अपनी ज़ाती तकलीफ़ एक तरफ रख के कौम को वो इलेक्शंस की जानिब ले गए, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेसी। चलते रहे हम, और उससे पहले हमने तवील अरसा चेकर्ड हिस्ट्री पाकिस्तान की देखी कि जिसमें शदीद सख्त किस्म की डिक्टेटरशिप भी आई, ज़िया का दौर देखा, मुशर्रफ का दौर देखा, तमाम चीज़ें देखी, मुशर्रफ का दौर देखा। और उसके बाद जब फाइनली 2008 में 2007-8 के अंदर जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो सिस्टम में दुरुस्तगी करने की कोशिश की। 18वीं तरमीम आई, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान हुआ, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लाइक BSP वो शुरू किए गए, सिस्टम को आगे चलने की एक भरपूर कोशिश की गई। फिर आगे इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दिया, और उस ज़माने में आपको ये याद होगा कि सिस्टम चल नहीं पा रहा था क्योंकि इतना खौफ था जुडिशरी का, बिलखुसूस इफ्तिखार चौधरी साहब का, कि हर चीज़ में सू मोटो जाता था। इट वॉज एन एरा ऑफ सू मोटो। ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया था, सियासतदानों ने काम छोड़ दिया, हर किसी ने काम छोड़ दिया था। वो एक एरा भी देखा। खैर, पीपल्स पार्टी ने इन हाउस फिर इलेक्ट राजा परवेज़ अशरफ साहब को किया, गिलानी साहब को घर भेज दिया गया। तो ये चीज़ें रही हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई 100% साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो पाए। कभी भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक जिसे कहते हैं ना 100% अथॉरिटी नहीं दी पाई। कभी जुडिशरी आ जाती थी, कभी कोई तीसरी कुव्वत होती थी। ये इश्यूज़ रहे और शायद आज भी कई हद तक हैं। आई लेट मी नॉट डिनाई दिस, लेकिन इवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन डिक्टेटरशिप। हमने वो दौर भी देखा कि जब इमरान खान के दौर के अंदर सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला गया, जर्नलिस्ट जो इनके ख़िलाफ़ बात करते थे, इनकी बेवकूफ़ियों को, कोताहियों की निशानदेही करते थे, उनको ज़लील किया गया, जजेस को ज़लील किया गया। मतलब कोई ऐसा इदारा नहीं था। बिजनेसमैन परेशान थे, हर कोई परेशान था। फिर एक गवर्नमेंट इन प्लेस आई इलेक्शन के बाद। ठीक है, आप उसे माने या ना माने, लेकिन इनकी जमात के तो सबसे ज़्यादा नंबर्स थे ना पार्लियामेंट के अंदर। इट वॉज अगेन द हाइस्ट नंबर ऑफ MNAs तो इनके थे। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत है, तो क्या वो भी हाइब्रिड है? वो भी कोई और चला रहा है? और जब आपकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, तो आप एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी आपके दिस इज़ योर एलिगेशन कि जी हमारे 30, 35 या 40 जितने भी हमारे और MNAs हैं, लेकिन जो आपके मौजूदा MNAs हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही? ऑपोजिशन एक फ़ाल जमहूरियत में बहुत अहम किरदार अदा करती है, शैडो गवर्नमेंट का, हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का और हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करने का। ऐसा कोई काम इन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर नहीं किया। अफसोस की बात, वो काम भी पीपल्स पार्टी को ही करना पड़ा। सवालात उठाना,
कॉलिंग अटेंशन देना, बजट के ऊपर आवाम के मसाइल के हवाले से लड़ना, चीज़ों की करेक्शन करना, ये सब हमने किया। गो कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा में अब ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी तो शदीद बारिशों में और सैलाब की सूरत हाल है, कैफियत है, और इतनी सारी जानें ज़ाया होगी, हम सबको दुख है, तकलीफ़ है। आई विल नॉट डू पॉलिटिक्स ऑन KPK एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन हमने वो वक्त भी देखा कि जब बच्चों की अमवात हो रही थी क्योंकि रोड बंद था, और उस वक़्त सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक काम था कि किस तरह फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर हमला करो, गालम गलोच करो। लेकिन वहाँ जब खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों की अमवात हो रही थी, अद्वियात नहीं पहुँच रही थी, किसी ने उसके ऊपर बात तक नहीं की। बहुत तकलीफ़देह सिनेरियो था, बहुत तकलीफ़देह वो वक्त था। बात यह है कि देखिए, सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्ती, ये पीपल्स पार्टी ने सीखा जब एक दफ़ा इलेक्शन बाइकआउट किया था और पार्लियामेंट से बाहर रही, हमने सीखा कि सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्ती होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको ऑफ़र भी दी थी इस हाउस में कि आप हमारे साथ बैठें, जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, ताकि जो लूप होल्स हैं, गलतियाँ हैं, उसके अंदर बेहतरी आए, ताकि आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ हों और किसी को उस पर उंगली उठाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश की, पाकिस्तान का नाम बदनाम, यहाँ तक कि IMF को कहा गया कि जिनको लोन ना दिया जाए। जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता था बाहर से या किसी प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता था, ये धरना दे के बैठ जाते थे। ये चीज़ें हुई हैं। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, तो इस तरह सियासत नहीं होती, इस तरह कौम की खिदमत नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हर चीज़ों में दुरुस्तगी हो गई है, बिल्कुल गुर्बत है। 44% लोग इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की सतह से नीचे हैं, लेकिन ये मुल्क दिवालिया होने से बचा है। इस मुल्क की मोदी रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, इस मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस आना शुरू हुई हैं, कुछ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया है, चीज़ें हो रही हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि जब हम ये कह सकेंगे जी पाकिस्तान में हर कुछ अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मार्का हक जो इस वक्त हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज दुनिया में बेहतर हुआ है। कश्मीर दोबारा डिस्कशन के अंदर आया और आई थिंक बेहतरी की जानिब है। आज आपका टैरिफ 19% हो गया, इंडिया 50% पे। ये दीज आर अपॉर्चुनिटीज जिसको पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। मैं आगे चलूंगा, लेकिन सवाल फिर ये यहाँ पे था कि जी ये सारी कारकर्दगी अगर आर्मी चीफ की है और दुनिया का अजीम तरीन मुल्क जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप, जो डेमोक्रेसी जहाँ नहीं हो तो वहाँ फंड्स नहीं देते हैं, काउंटर करते हैं, वो अगर आर्मी चीफ को, दुनिया की पहले आर्मी चीफ को बुलाकर मुल्क के तमाम मामलात को डिस्कस करें, तो इसका मतलब ये है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स है और किसी से बात की जा सकती है तो वो आर्मी चीफ है। इसका मतलब है उनका एतमाद अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे खुल के है और टोटल अदम एतमाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम पे है। ये भी सामने चीज़ें हैं, इसको भी मैं सवाल कर सकता था, लेकिन आइंदा मैंने छोड़ दिया। मैं आगे चलूँगा। मैं आता हूँ सफदर अब्बासी साहब की तरफ। सफदर अब्बासी साहब, दोनों की बात आपने सुनी, मैंने निज़ाम की भी बात की है और दो निज़ाम और ये कोई निज़ाम है। हम जमहूरियत को समझते हैं कि हम जमहूरियत में अवाम की ताकत होती है, अवाम के वोट की ताकत होती है, इदारे मजबूत होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, बेहतर गवर्नेंस होती है। इसके साथ साथ जो है वो आपके सबसे मजबूत असास जो है वो जमहूरियत का वो बल्दियाती निज़ाम होता है वो। और इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है। ये वो चीज़ें हैं जो इस निज़ाम को बहुत मजबूत करती हैं, लेकिन हमें जमहूरी निज़ाम में ये चीज़ें भी नज़र नहीं आती हैं। तो आप समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत है जो जिस हाल में भी है, या आप समझते हैं कि नहीं जी इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो डिक्टेटोरियल निज़ाम है या हाइब्रिड निज़ाम है? जी, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, हुमायूं साहब ने काफ़ी मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो जो एक कैलिब्रेशन होती है नंबर्स के साथ, जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके की वजाहत की है। अब ये है कि
देखना ये जी आया जो उनकी जो भी वो कैलिब्रेशन थी वो किस हद तक हम उसको तस्लीम करते हैं या किस हद तक हम उसको तस्लीम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि एक तो बिल्कुल तय है, वो ये है कि जी आज जो भी जमहूरी सिस्टम हम कह रहे हैं, एक इलेक्शन हुआ, अब उस सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी नज़र में जहाँ पे आके पहला क्वेश्चन उठता है कि आया जो इलेक्शन अभी 2024 में हुआ उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। आवाम के वोट की भी अहमियत नहीं है और जाहिर है कि फिर कारकर्दगी क्यों दिखाएं जब आवाम के वोट की नहीं बल्कि शॉर्टकट रास्ता चाहिए कि इस मुल्क के मुख्तदर हल्के या अशराफिया को खुश कर दें आप, तो आप इस मुल्क की हुकूमत भी ले सकते हैं बहुत कम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली से, और आईनी ओहदे भी ले सकते हैं और ओहदे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं जो कि इस वक्त है। एक तो ये, और दूसरा हुकूमती कारकर्दगी आपके नजर में जो है वो कैसी है, आप कैसे समझते हैं? जी ऐसा है, देखिए मैं सबसे पहले तो आपने पिछले उसमें एक सवाल किया था लेकिन आपने पूछा नहीं था, आपने एंड में कहा था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने डिफाइन की थी एक चीज और मैंने उसके ऊपर अपना तज्जिया नहीं दिया था। मैंने उसके ऊपर कहा था कि दुनिया कैसे डिफाइन करती है और मार्क्स बता दिए थे, और मैंने ये बता दिया था कि सिवाय इस दौर के, ये PDM 1, 2 और इस दफा के दौर के, बाकी थ्रू आउट पाकिस्तान 4 और 6 के दरमियान में था। तो क्या 2018 में पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम थी? बाय डेफिनेशन यस थी। क्या उससे पहले थी? बाय डेफिनेशन थी। मैंने कहा है कि 1970 से लेके 2022 तक थ्रू आउट हाइब्रिड रिजीम्स रही हैं। 2022 ऑनवर्ड्स, जुलाई या मई 2022 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रिजीम आ गई, ये डेफिनेशन के लिहाज से। अब ये याद रखें, हम आ जाते हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टीज क्या करती है। देखिए एक बात याद रखना, आवाम जो होती है ना, वो सही मानों में आपको पल्स देती है कि आपने काम किया या नहीं किया, और ख़ास तौर पे जहाँ पे आवाम की सोच स्लाइटली क्या कह सकते हैं, फ्री हो। फ्री का मतलब ये है कि अगर आप चारों सूबों को देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रीली सोच वाले लोग हैं वो केपी वाले होते हैं। यही वजह थी कि केपी में अगर कोई मालिक है और कोई ड्राइवर है या नौकर है, वो काम कर रहे होते हैं उस मालिक के लिए, लेकिन वो उसके ज़हनी गुलामाना या उसके सामने वो नहीं होते। जैसे आप इंटीरियर सिंध में चले जाओ, वहाँ तो वडेरे के सामने वो पीठ भी नहीं कर सकते। ये उनकी ट्रेडिशंस है, लेकिन दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। पंजाब में आप देख लें, पंजाब में जो लोग काम करते हो, जो आपकी फसलों पे काम कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये हर जगह की एक अपनी सोच होती है। मैं अगर उस लिहाज से करके देखूं तो केपी इज अ वेरी गुड मॉडल। उसने कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा वोट नहीं दिया, और उसकी वजह ये होती थी, वो हमेशा कहते थे तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों वोट दिया? क्या वो एक शख्सियत की वजह से थी, या क्या कोई ऐसे काम हुए जिसकी वजह से हुआ था? अब काम क्या हुआ है? काम दो चीजें होती है। मैं काम कर सकता हूं, मैं सड़कें बना सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं, मैं कॉलेज, मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग्स या कोई ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, जिसको हम सब कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, मैं वो कर सकता हूं। और या फिर मैं ऐसे काम करूं जो नजर कम आते हैं, लेकिन वो इंसान के, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके ऊपर उनका डायरेक्ट असर होता है। अभी आपने जो बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। पाकिस्तान में आजकल देखें, आजकल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है और वापस नहीं आ रहा, या अपना मुल्क छोड़कर जा रहा है वापस नहीं आ रहा, वो पाकिस्तानी है। 1 लाख पाकिस्तानियों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट। तो अगर पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हैं, वाई आर पीपल लीविंग? अगर उसके अलावा पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हैं, तो आज पाकिस्तान में 22% इन जनरल और 30% जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, जो कि 40 साल से कम वाले होते हैं, वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट 30% की हो गई है।
जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 5.4% थी, उससे पहले 6 या 9% थी, वो कम हो गई थी। अगर आज हालात इतने अच्छे हैं तो मुझे ये बात बताएं कि वो जो जिसको हम कहते हैं पावर्टी, वो 35% से 47% पे कैसे चली गई, 13 से 14% इन 3 सालों में बढ़ गई है। कि ये मजाक है? अच्छा, उसके अलावा जब हम इन चीजों को देखते हैं, अब वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लोगों ने क्यों चुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और देखिए, आप ये देखें कि एक गवर्नर है, सिंध का गवर्नर है, वो ओपनली एक्सेप्ट करके लोगों को कहता है यार अगली बार हमें वोट डालना, और फिर तंजन कहता है कि अगर किसी को वोट डाल भी दोगे तो कौन सा निकलेगा, तो उससे बेहतर है हमें डाल दो। डू यू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? लेकिन उसके बरक्स क्या होता है? उसके बरक्स जब वो लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जैसे पॉवर्टी कहा जाता है, आपके इकोनॉमिक शॉक्स जो आते हैं, जो किसी भी एक खानदान को पॉवर्टी लाइन से नीचे लेकर जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक वो हेल्थ का होता है। वो 50% ऑफ ऑल द इकोनॉमिक शॉक्स को वो करता होता है। और इकोनॉमिक इस हेल्थ शॉक को जो सेफ्टी नेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। मैं मानता हूं कि सबसे पहले 2011 में इसको पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराया, मैं बिल्कुल मानता हूं। उसके बाद इसका अमली जामा और इसको प्रॉपर तरीके से करके जो स्प्रेड किया था, वो जनवरी 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस किया केपी में, 2015 में, और दिसंबर 2015 में वफाक में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय PMLN। और इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये हर सूबे में कर दिया, सिवाय सिंध वालों ने नहीं किया था। और सिंध में भी फिर चूंकि वहां पे एक एरिया ऐसा था जहां पे बच्चे वाकई भूख से मर रहे थे और सब कुछ करते, उस जगह पे वफाक ने अपनी तरफ से कर दिया कि चलो इस जगह पे भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल पाकिस्तानीज एंड हम इसलिए ही है। तो 2024 के जब हम इलेक्शंस को सामने रख के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इट वॉज बिकॉज ऑफ द, और ये याद रखें कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से डिसएडवांटेज पे थी, हर लिहाज से, फिर भी लोगों ने चुन चुन के उनको किया है। लेकिन वही वाली बात है कि आप वोट जिसको मर्जी डालो। और मैं एक आखिरी बात बता देता हूं, आप एक दफा जरा चेक कर लेना तैमूर झगड़ा का, उसमें मैं बता दूंगा कौन सा यूनियन काउंसिल है। डू यू अंडरस्टैंड, उस यूनियन काउंसिल में एक पोलिंग बूथ में -33 वोट्स निकले, -33 वोट्स। यह हो नहीं सकता, लेकिन हुआ है, क्योंकि जब आप नकल करते हैं, जब आप बेईमानी करते हैं, आप बहुत सारी चीजों को कोरिलेट नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से जी। ठीक है, ठीक है। आखिरी में वो सवाल मैं फिर नहीं क्रॉस करना चाह रहा हूँ, लेकिन बात कहते हुए शमीला साहिबा की तरफ जाऊंगा कि अगर मैं JUI की से बात करता हूँ, मौलाना फजल रहमान से बात करता हूँ, तो वो मरकजी इलेक्शन 2024 को पाकिस्तान का सबसे धांधलीशुदा इलेक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि KPK में भी यही हालात थे। बार हम आगे चलते हैं। शर्मिला साहिबा, ये बताइए कि इस वक्त जो आप समझती हैं कि आवाम के वोट की अहमियत है, आवाम के वोट से क्या हुकूमत बनती है, या अब कारकर्दगी के ऊपर अब तवज्जो नहीं है, अब एक शॉर्टकट रास्ता है कि उधर जाया जाए और हुकूमत बना ली जाए? यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर आपकी मौजूदगी से पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे बताइए कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि आइंदा अगला वज़ीर आज़म, इंशाअल्लाह अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे और वो अवामी ताकत से आएंगे, तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या रीजनल पार्टीज़ हैं, कोई सिंध में है तो कोई पंजाब में है, और पंजाब में भी अब थोड़े रह गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अवामी लेवल पर वही बना सकता है जिसके पास 336 सीटों में से पंजाब की मेजॉरिटी सपोर्ट हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में नज़र नहीं आ रही है, उसकी उतनी मकबूलियत नहीं है कि वो इतनी सीट हासिल कर सके। देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुकूमत बनाती हैं, बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से सीट मिलती है, और फिर उनकी जो आमद थी लाहौर 30 लाख अफराद थे उस वक्त। सोचिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 81 सीट मिलती है, 62 सीट तो पंजाब से थी। तो पंजाब को माइनस किए बगैर अवामी लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे ला सकती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे? ये एक सवाल है, और उसी से रिलेटेड है कि अब वज़ीर आज़म कोई भी बन सकता है।
अवामी वोट से नहीं बल्कि आशीर्वाद से। एक तो ये थोड़ा-सा हमें ये भी बताइए कि सिंध के कारकर्दगी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं कि 17 साल से आपकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। न गवर्नेंस अच्छी है, न हालात अच्छे हैं, न लोगों के हालात अच्छे हैं, न सेहत है, न तालीम है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। टाइम कम है मेरे पास, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आपके पास 6 मिनट है। जी। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि मैं हरगिज़ ये बात नहीं कहूँगी, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान में बेहतरी की जानिब इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स आर लुकिंग गुड। इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, बिज़नेस में शायद थोड़ी फ़रोग पैदा हुई है, यूएस टैरिफ नीचे आया, फिर इंडिया पे टैरिफ जो 50% लगा दी, उससे पाकिस्तान एडवांटेज ले सकता है। डाइवर्स करे अपने एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एग्रीकल्चर तबाह हो गया है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है विज़ावी ग्रीन एनर्जी, वो बड़ी फॉल्टी है। कभी कहते हैं यू टर्न लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उसको फ़रोग देने की बात करते हैं, कभी पर यूनिट उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करूँगी। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और इन कोशिशों के जो नताइज होते हैं वो रातों रात नज़र नहीं आते, उसमें वक्त लगता है। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा सिंध का, देखिए सिंध में जो इस वक्त सेहत का निज़ाम है, जो हस्पताल हैं, चाहे वो NICVD हो और उसके सेटेलाइट सेंटर्स हों, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर्स हों, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के हस्पताल हों, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त केटर कर रहे हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट। चाहे गंबट के अंदर जो है लिवर ट्रांसप्लांट का इंस्टीट्यूट हो, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर आप देखें कराची के अंदर एक वक्त ऐसा था, डॉक्टर साहब आपको याद है, मैं शो आपके साथ करती थी स्टूडियो के अंदर, और हम गिनती करते थे कि कितनी लाशें आज गिरी। वो वक्त भी हमने देखा है टारगेट किलिंग का, ये बहुत बड़ा इशू रहा है कराची के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो अब नहीं है। कराची में सफाई के मामलात बेहतर हैं। इसी तरीके से सिंध के अंदर जो है आप देखें कि बस जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर है। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दिरीना ख्वाहिश थी लोगों की, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। पिंक बसेज हैं, दीगर लाइंस हैं जो इस वक्त केटर कर रही हैं। सोलर सिस्टम पूरे सिंध के अंदर नाफिज हो रहे हैं। इसी तरीके से जो सैलाब ज़दगान के हवाले से सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम सिंध हुकूमत ने शुरू किया है, जो सैलाब ज़दगान को घर देने का है। ठीक है, छोटा सूबा है, वसाइल है, वफाक से मांगते हैं, झगड़ा करते हैं। M6 के ऊपर झगड़ा किया, चीज़ें ली। बजट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें दुरुस्तगी करी, जिसपे बहुत सारे ट्रेडर्स को और बिजनेसमैन को शिकायत थी, जो पावर ऑफ अरेस्ट है, ये तमाम चीज़ें हैं। आई थिंक इत्तेहादियों को लेके चलना कोई आसान काम नहीं है। हुकूमत के काफ़ी सारे इत्तेहादी हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए हमें निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये नहीं हो सकता कि आप यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दें, वो गरीब मुलाजमीन को निकाल के बाहर फेंक दें, लेकिन जो बड़ी बड़ी वजारतें हैं जिनका कोई तस्वर ही नहीं होना चाहिए 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि वो सूबों को मुंतकिल हो गए, उनको आप चलाएं और वहाँ पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भी पैसे दें और बड़े बड़े दफातर भी चलाएं। ये चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा पैसा भी सेव होगा, और वो पैसा जो यहाँ से बचेगा वो आप सोशल नेटवर्क प्रोग्राम्स के ऊपर लगा सकते हैं। NFC अवार्ड नया आना चाहिए, सब सूबे डिमांड कर रहे हैं, बिलखुसूस सिंध डिमांड कर रहा है। ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और देखिए जुडिशरी के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जुडिशरी में मुकदमात को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए हायर जुडिशल सिस्टम को काम करना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो जिरगा सिस्टम फलां ये जो हम देख रहे हैं, ये इस वजह से आता है क्योंकि आपका फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है दैट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। लोग कहते हैं जी हाँ जिरगे में फैसले कर लो, कौन महंगा वकील करेगा, अदालतों के चक्कर काटेगा, सालों साल लग जाएगा। आई माई सेल्फ एम अ विक्टिम ऑफ दैट, मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। लेकिन बात यह है कि अगेन सिस्टम को गाली देके, सिस्टम को डिरेल करके आप सिस्टम में बेहतरी नहीं ला सकते। मैं ऑपोजिशन से भी यही कहूँगी, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि सिस्टम में रह के सिस्टम की बेहतरी करें। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ें, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपका मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है,
एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सबने सराहा है, मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और अगर आइन के दायरे में रह के तमाम इदारे काम करें, देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आज आपकी फौज आपके अहम मामलात के अंदर अपनी इनपुट देती है, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो है पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से और इंडिया के, क्योंकि इंडिया ने पॉज कहा है, इंडिया सीज फायर की बात नहीं करती, और इंडिया एक ऐसा दुश्मन है जो कभी भी दोबारा वार कर सकता है बगैर बताए, अनप्रोवोक्ड। सो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना है, अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहना है और आपने मुत्तहद रहना है। ठीक है, नहीं देखिए ये तो बिल्कुल सही है। आपने दो बातें की, उसको मैं आगे ले जाता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग हुई तो उसमें सिर्फ हुकूमत नहीं या चंद लोग नहीं, पूरी कौम, चाहे वो अपोजिशन हो हुकूमत हो, फौज के साथ एक पेज पे थी। तो ये दिखाया दुनिया को। दूसरा ये कि आपने आइन की बात की है, बहुत अहम तरीन दानिश्वर ये कहते हैं आप कोई काम ना करें इस मुल्क में, आप सिर्फ एक काम कर दें। और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे शहीद, यही बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कि आइन की पासदारी करो, आइन की पासदारी करो। तो सफदर अब्बासी साहब, क्या आज आइन की पासदारी हो रही है? और क्या वही लोग जो इस वक्त जमहूरी जमातें जिन्होंने आइन बनाया, मैं किसी एक जमात को कोट नहीं कर रहा, क्या वाकई मुल्क में आइन की पासदारी है? और एक ये सिंध की कारकर्दगी पे मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आपके पास भी 6 मिनट है। डॉक्टर साहब देखिए, बुनियादी बात यह है कि आइन कौन सा, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये रहा है कि जी हम इससे पहले ये 26वीं तरमीम से पहले कोई 3 PCO हमने भुगत चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 73 का आइन जब बना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में, ये एक रेजिडेंट आइन है कि ये बार बार वापस आता है। इसको जब भी तोड़ने की कोशिश की जाती है, चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक की 7वीं तरमीम के जरिए, या वो जनरल मुशर्रफ की 17वीं तरमीम के जरिए, या फिर पहले PCO या दूसरी PCO या तीसरी PCO के जरिए तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो रेजिडेंट आइन जो है जो दोबारा जो है वापस आता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम मुसलसल उसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। अब भी जो 26वीं तरमीम है, मैं मादरत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको मुकम्मल सपोर्ट किया, और बिलावल साहब ने जिस किस्म की जो उसके लिए लॉबिंग की, गालबन जो है ना, मैं समझता हूँ आगे चल के बहुत से इन इशूज के ऊपर उनको शायद जो है उनके जो परसेप्शन है वो गालबन जो नेगेटिव परसेप्शन में चली जाती है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान का जो एक डायकोटोमी ऑफ पावर्स में जो एक इदारा था जुडिशरी का, उसको बिल्कुल जो है ना मलिया मेट करके रख दिया है। और मैं समझता हूँ अब तो जस्टिस साहब के जो हालिया बयानात हैं उससे साफ पता लग रहा है कि वो खुद जो है ना सारे सिस्टम के हवाले से वो खुद बड़े डबल माइंडेड है कि जो उनको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी इस अमल के अंदर जो रेजिलिएंट एक आइन था, हमने उसको हमने किस तरह लेके आगे चलना है। मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद एक कम से कम ये था कि कंसेंसस हमारा बन गया था तमाम जमातों का पाकिस्तान के आइन के ऊपर, लेकिन उस कंसेंसस को मेरी नज़र में हम तोड़ चुके हैं। अब जो ना अवाम के अंदर जो राय है इस आइन के बारे में वो यही है कि जी इस हाइब्रिड सिस्टम के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जो 18वीं तरमीम की जो बुनियादें थी वो तो तोड़ी जा रही हैं, और चीज़ें जो ना वापस हम फेडरेशन की तरफ और वापस हम उसी डगर पे चल रहे हैं जिस जगह पे हम जिससे हमने निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो ये बात तय करें हमने कि कौन से आईनी सिस्टम के तहत अब ये सारा निजाम चल रहा है। दूसरी बात, तो ये दूसरी जो इदारे हैं वो इतना कैटर नहीं करते अवाम उन्नास के लिए। बहुत कम सर्विसेज उनकी जो सर्विसेज हमारे डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल और वो देते हैं, और उनके तो बुरा हाल है वहाँ पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम वो बुरी तरह जो है मजरू हो चुका है। कुछ तकरीबन 60 लाख बच्चे इस वक्त जो है ना हमारे आउट ऑफ स्कूल बैठे हैं। स्कूल जो टूटे 2022 के फ्लड में, आज तक जो है वो स्कूल वैसे के वैसे टूटे हुए हैं। बच्चे जो है टाट पे बैठे हैं, उनके पास बेंचेज हैं, ना उनके पास किताबें हैं, ना उनके पास जो रूल्स की हालात है जो रोडों की। हाँ, ये बड़े बड़े रोड जो अच्छे हैं, इंडस हाईवे भी ठीक है, तो जनाब नेशनल हाईवे भी ठीक है, तो हो सकता है हम मोटरवे बनाने में भी कामयाब हो जाए आगे चल के। लेकिन जो फार्म टू मार्केट रोड है उनकी जो हालत है इस वक्त, और फिर सबसे बड़ा इरिगेशन की। आज देखें पाकिस्तान के आज गुड्डू के ऊपर जो है आपका 4 लाख पानी आ रहा है, लेकिन 4 लाख पानी में अभी भी जो है ना आपकी जो टेल एंड है वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वो एक करप्ट सिस्टम इरिगेशन के अंदर जो है ना आपने हुआ है, जो कि कैनाल्स को जो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा कि हम उन कैनाल्स के जरिए ज़रा बारिश होती है पहला काम क्या करते हैं कि जितने भी कैनाल्स और जितने जो छोटे वाह हैं और जो कैटर करते हैं, जो मुख्तलिफ
इलाकों को वो आप बंद कर देते हैं। वो जब बंद हो जाते हैं तो ज़ाहिर पानी नहीं पहुंचता। अब इस वक्त भी अगर आप लाड़काना का ही ले लें, लाड़काना जो पुराना हमारा जिला था, शिदातकोट, खंबर, इन इलाकों को देख लें, वहाँ पे जो सफला मकसी ब्रांच है या जो वारा कनाल है, पानी नहीं पहुंच रहा थी। हालांकि आपको 4 लाख गुड्डू तकरीबन 25-30 दिनों से जो है गुड्डू 4 लाख पे है इस वक्त क्यूसेक जो पानी हमें आ रहा है। तो हम ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि जी हमें पानी पंजाब से मिलता है कि नहीं मिलता, कि इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान खत्म करके हमारा पानी रोकना चाहता है, लेकिन हम अपने जो सिंध के अंदर जो हमारा ज़रीर निज़ाम है, जो हमारा जो कैनाल सिस्टम है, वो तबाही का शिकार है। उसकी तरफ भी जो ना जो सिंध की हुकूमत है उनको तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बहुत सारे सवालात मेरे पास थे क्रॉस, लेकिन मैंने कोशिश की कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाए ताकि लोग सुने और फिर फैसला करें कि कौन सही कह रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।